निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील गगन में कर्मधारय समास होगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये नील गगन में कर्मधारय समास है या नहीं है, तो आप क्या करिए, जैसे त्रिफला, तो आपको पता हो कि जिसमें नंबर होता है वो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिफला यानी कि त्रि मतलब 3 होता है, तो ये द्विगु समास हो गया। और गांव शहर ये देखिए अपोजिट लिखा हुआ है, तो अपोजिट होता है तो वो द्वंद्व समास होता है, ये आपको पता होगा। अब पतझड़ दोस्तों, पतझड़ कहने से हमें एक खास प्रकार के मौसम का जो इमेज होता है हमारे दिमाग में बनता है, इसे पतझड़ का जो मौसम होता है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी एक शब्द या किसी का नाम लेने से अगर हमें किसी और चीज़ का दिमाग में हमारा इमेज बनता है तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ जब नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक भगवान शंकर का इमेज बन जाता होगा। जैसे चक्रपाणि कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं, तो ये किसी न किसी भगवान विष्णु का नाम बन जाता है। ऐसे जितने भी जो है लंबोदर कहते हैं तो गणेश जी का। तो इसी तरह तो अगर कोई किसी एक शब्द या किसी एक नाम से अगर हमें किसी थर्ड पर्सन का कुछ इमेज बनता है, उस शब्द से मतलब नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे होता है बहुब्रीहि समास होता है। तो जो ऑप्शन में बच गया वो हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, और इसी से संबंधित दया, कृपा, ये सब भी जो है स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किन्नर, तो दोस्तों अगर किन्नर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे कि ये उभयलिंग है। तो लेकिन दोस्तों हिंदी में उभयलिंग नहीं होता है। हिंदी में जो होता है या तो स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। तो जो किन्नर है ये पुल्लिंग में आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ जाए और अगर ऑप्शन दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे का स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा, स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द हैं, और किन्नर भी हिंदी में पुल्लिंग में काउंट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब है कि स्वामी के बल पे सेवक का साहस करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के इसका आंसर करना है, तो मैं जल्दी से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकते हैं। असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये मैंने पढ़ लिया। अब इसका प्रश्न करते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो आपको पता है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, और यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे बोला गया है कि नैतिक जो मूल्य हैं और नैतिक और आत्मिक मूल्यों पर भी यहाँ पे देखिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की, यहाँ पे लिखिए, जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनना दिया जाए। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं
अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7वां कि जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ है कि समूल नष्ट करना। अगला प्रश्न है, डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ है। तो जो डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक साहस दिखाना। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जानने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में आप लोग प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट होता है पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द होता है, तो एक शब्द मार के चले आएंगे और एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो कौन शब्द नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उन्मीलित नहीं होता है। बाकी निर्मेश, अपलक और अनिमेश ये सब पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। चूल्हा शब्द का तत्सम है। तो चूल्हा शब्द का तत्सम हो जाएगा चुल्ली ही हो जाता है, चूल्हा शब्द का तत्सम हो जाता है। उबटन शब्द का तत्सम होगा। तो उपटन शब्द का तत्सम होता है ऑप्शन नंबर डी, उद्धर्त तन होता है, इसका तत्सम होता है। 13 कृत्रिम शब्द का विलोम होता है। तो आपको पता हो कृत्रिम का होता है नैसर्गिक, इसका सही आंसर होगा। पराधीन शब्द का विलोम होता है। तो पराधीन का होता है स्वाधीन होता है, इसका सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची देखिए मनोरम होता है, मंजुल भी होता है, रम्य भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुगमता। ये सरलता और सहजता का पर्यायवाची होता है। तो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देव प्लस ऋषि देवारसी में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों जो लोग भी मेरे दोनों वीडियो को देखेंगे उसमें मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। तो देव प्लस ऋषि में गुण संधि होगा, और गुण संधि में देखिए आ प्लस ऋषि ये दोस्तों बन के अर बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए देव में आ निकल गए, यहाँ से आ निकल गए, यहाँ से ऋषि ये जुड़ गए हैं तो अर बन गए, तो देवर्षि हो गया। तो इसका सही आंसर होगा गुण संधि इसका होगा। अभिषेक में प्रयुक्त संधि है। तो अभिषेक का संधि विच्छेद करते हैं, तो अभि प्लस शेख इसका संधि विच्छेद होगा। अभिषेक इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें दोस्तों व्यंजन संधि होता है। अभिषेक में व्यंजन संधि है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका दोस्तों आपको बताना कि अंतर ध्यान कैसे लिखा जाएगा। ये इस तरह लिखा जाएगा या इस तरह या इस तरह या इस तरह। तो मैं बता दूं अंतर ध्यान को इस तरह लिखा जाता है। ये आपका सही वर्तनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग है। तो मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग होता है मेहतर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राय एक वचन में नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का, भाववाचक संज्ञाओं का, गुणवाचक संज्ञाओं का, या डी ऑप्शन दिया प्राण, दर्शन, आंसू तथा अच्छत शब्दों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, दर्शन, आंसू तथा अच्छत शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इनका नाम बता दूं। सामान्य भूतकाल मैं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। सामान्य भूत, आसन्न भूत, और पूर्ण भूत,
अपूर्णभूत, फिर अपूर्णभूत हो जाएगा। फिर ये दोस्तों एक होता है संदिग्ध, संदिग्ध भूत हो जाता है एक, और एक होता है हेतु, हेतु मदभूत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हेतु, हेतु मद। दोस्तों लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग फिर से देखिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला नंबर सामान्य भूत होता है, फिर आसन्न भूत होता है, फिर पूर्ण भूत होता है, फिर अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतु मदभूत। ये 6 प्रकार होते हैं। आपको इन सबको याद नहीं करना है, बस आपको बस यही याद करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रबल शब्द में बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो प्रबल शब्द में प्रा उपसर्ग होता है, प्रा। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय शब्द में समास है। तो दोस्तों लोकप्रिय का पहले समास विग्रह करेंगे। तो लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, लोक में प्रिय। इसका ये मतलब समास विग्रह हो गया। तो दोस्तों अगर जब समास विग्रह करते हैं अगर उसमें विभक्ति आती है तो वो होता है तत्पुरुष समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास होगा। और अगर तत्पुरुष समास में कौन सा प्रकार है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। संवत्सर का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, राम को आपको बताना कि कौन सा त्रुटि है इसमें, इस लाइन में कौन सी त्रुटि वो बताना है। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, आप बताना कोई त्रुटि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे राम को लिखा है कि रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी में ही त्रुटि है, तो इसका ये सही हो जाएगा। और अच्छी की जगह पे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए, तो मैं जीएस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।